तो हम लोग कर रहे थे एसी के पी वाई क्यूज, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी, a capacitor of 100 microfarad and a resistor of 50 ohm are connected in series across the EMF 10 sin 314t. The power loss is, power loss क्या होता है? पावर लॉस होता है आपका आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू आपका कॉस फाइव विच इज द पावर फैक्टर। अभी हमें क्या दिया है, खाली v के बारे में दिया, तो मैं इसको v लिख दूँ, वी आर एम एस का स्क्वायर बाय z, कॉस फाइव को क्या लिख सकते हैं, r बाई जेड, ये हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। मैं पहले z को निकाल देता हूँ बाहर अलग से। z क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये होता है z। अंडर रूट ले लो। r क्या होता है आपका, r होता है आपका 50 का स्क्वायर, वो दिया है। एक्सएल कितना हो जाएगा, देखो एक्सएल एक्सी भी निकालना ही पड़ेगा अलग से। एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, एल कितना दिया है, ओमेगा आपको क्या देगा 314 दिया है, क्या 314 इंटू एल दिया है 20 मिली हेनरी, ये हो गया ओमेगा। ओके, तो मैं क्या कर दूँ 3.14 इंटू 20 बाई 1000 हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 314 बाई 50, ये हो गया आपका एक्सएल। एक्सी क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा, ओमेगा वापस दिया 314, और सी कितना दिया आपको 100 माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁶, इधर से ये जाएगा तो 10⁻⁴ बचा यहाँ पे, 10⁻⁴ बाय 314, ये हो गया, ये हो गया। एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे, फिर उस सबको डाल देंगे, जेड इधर डाल देंगे, सब कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आएगा। ओके, तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसका। यहाँ पे जेड स्क्वायर यूज हो रहा है, तो मैं इसका अंडर रूट हटा देता हूँ पहले, तो अंडर रूट हटा दो इसका, तो क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल कितना आ गया आपके पास 314 अपॉन 50 माइनस 10⁻⁴ अपॉन 314, इसका पूरा स्क्वायर होगा, ये 50 का स्क्वायर है, इसको क्या करो आप 314 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है इसमें। देखो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 और 10 से। 1/5 क्या होता है, 1/5 इज 0.2, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 60, देखो 314 का डबल क्या होता है 628, तो आपको मिलेगा 62.8, पर और एक नीचे 10 है तो 6.28 आ गया उसके पास, इसका पूरा सॉल्व करके। अभी ये क्या रहेगा 10,000 मतलब 10,000 बाई 314, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 10,000 को, मतलब 10⁻⁴ है ना, तो 4 0, इसको डिवाइड करो इससे, तो 314 कितना जाएगा 3 जा, उसके आसपास कुछ आ जाएगा, 314 3 जा आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा 314 इंटू 3 करके देखो ना 12, ये होगा 6, 3 1 3 प्लस 1 4, 942 हो गया ना, 942 हो गया रियली, हाँ 942, ओके, तो 942 हो गया। तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कुछ चारा है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं अभी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो खाली इतना रखना है कि अगर आप अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से, क्योंकि देखो नीट के पेपर में तो जगह होता नहीं है सॉल्व करने के लिए, एक जगह छोटे छोटे अक्षरों में ही अच्छे से सॉल्व करो, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप वापस रेफर कर सकते हो उसको। ओके, तो ये हो गया 314 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो हो जाएगा 3 जा कितना आ गया आपका 942, 942 में से ये गया तो आपका 50 कितना बचेगा 58 बचेगा, क्या 58 बचेगा, 58 580 हो गया, वापस 3 1 जा हो जाएगा, 3 1 होगा 314, 58 ही बचेगा ना, देख लो गाइस 58 बचेगा ना, हाँ 58 बचेगा। यहाँ पे 314 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 10 में से ये गया 6, 7 में से एक गया 6, ये हो जाएगा 266। अभी 3 1 हो गया, पॉइंट कुछ कुछ आने लग गया, इसके बाद पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। चलो 31 ले लेते हैं हम लोग, 31 ले लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा जाने वाला है। 31 ले लो, 31 माइनस करोगे तो यहाँ पे -25 के आसपास आएगा, 31 माइनस 6 क्या होता है -25, उसका स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का खेल करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट तो करना पड़ेगा, डॉट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। ओके, तो मैंने 31 इधर अप्रोक्सीमेट कर दिया, 31 में से ये गया तो 25 आएगा, -25 कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो स्क्वायर कर दोगे तो ऐड हो ही जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2500 प्लस 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625, ये हो जाएगा इसका, ये हो गया आपका z। तो इसको 625 ऐड कर दो, 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 25 का 625 हो गया, 5 2 11 3125, 3125 इधर डाल दो चुपचाप, 3125। ओके, तो बाकी सब इरेज करता हूँ, 3125 जो मिला है हमें, देखते इतना कैलकुलेशन करने के बाद जब ये आंसर गलत आता है ना, तो बहुत दुख होता है गाइस, बहुत दुख होता है कि टाइम तो चला गया, वो तो आने नहीं वाला है,
अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए तो और कैलकुलेशन वापस करना ही पड़ेगा। हमें वी आर एम एस क्या दिया है, वी आर एम एस क्या होता है, पीक बाय पीक मतलब जो दिया है बाय √2 उसका स्क्वायर होगा, वी आर एम एस हो गया। आर कितना दिया आपको 50 और फिर जेड का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 3125। देखते हैं चलो आ रहा है क्या, ये हो गया 100/2 इंटू 50 इंटू 3125 ओके। इससे ये चला जाएगा 50 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 5 6 फिर 5 6 हो गया, 5 2 और 10 25 625 वेरी नाइस। 5 1 सॉरी ये 5 रहने दो, 25 2 25 तो ऊपर क्या बचा 10 और नीचे बचा 25 बचा है क्या। तो ये सॉल्व करने का 0.4 आएगा जो कि आंसर नहीं है। हमने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, ये थोड़ा खिचड़ी हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, वापस इसको करते। इतना पार्ट ही गलत हुआ है हमारा क्योंकि मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, क्योंकि मैंने कैलसी से क्रॉस चेक किया, हमारा डॉट मतलब बराबर आ रहा है कैलकुलेशन सब। इसका क्या किया हम लोग ने 100 इंटू ये 50, ये 2 नीचे आ गया, ये हो गया 3125 ओके, ये हो गया 100। इसको हम लोग कर देंगे 2 1 250 अभी क्या बचा 50 इंटू 50 अपॉन 3125 ओके। अभी क्या कहते हैं 50 क्या होता है 625 इंटू 100 बाजू में रख दो और 3125। 625 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई थिंक सो 625/5 होता है ये, आई थिंक सो। ये क्या कर दिया हमने, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, 5 इंटू 5 होगा 25। तो अगर हम लोग 25 को डिवाइड करेंगे 3125 से तो हमें आ जाएगा क्या, 25 को डिवाइड करके 312 से आ गया 0.08 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करें 0.8 के पास आ जाएगा। तो अपना आंसर फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा। तो हम लोग ने इसमें ही थोड़ी सी गलती कर दी थी यहाँ पे, बाकी सब हमारा डॉट पे था, एकदम अच्छे से कैलकुलेट किया। देखो मुझे यही क्वेश्चन सॉल्व करने में 6 मिनट लगे, तो इतना टाइम तो लगेगा ही गाइस, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर भी रहा हूँ। अगर मैं अकेले MCQ करूँ, हाँ इसका आधा टाइम लग सकता है, मुझे इसका आधा टाइम लग सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 2 मिनट में कर दूंगा, बट हो सकता है ओके, क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो एंड सॉल्विंग टेस्टिंग, ये सब तो एक साथ तो हो ही जाता है। बट डिमोटिवेट मत होना क्योंकि 4 मार्क्स मिल गए आपको ओके। और ये सब MCQs ना, ऐसे सब MCQs आपको पता चल गया नहीं कैलकुलेटिव है, तो इसको हमेशा लास्ट के लिए रखा करो। अगर टाइम बचा तो होगा, नहीं तो नहीं। उसके बदले में आप बाकी सब छोटे छोटे MCQs फटाफट कर लो। जैसे कि इन 7 मिनटों में आपका बॉटनी का आधा हो जाएगा। 35 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन को कितना लगता है 10 सेकेंड लगेगा, पूरा बॉटनी हो जाएगा, सेक्शन ये पूरा इसमें खत्म हो सकता है इतने 7-8 मिनट में ओके। Figure shows that a circuit that contains 3 identical resistors with resistance R equal to 9 ohm each, 2 identical inductors with L equal to this, and ideal battery of EMF this. The current I through the battery after the switch is closed. देखो T equal to 0 पे पूछ लिया इसने, मतलब जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद पूरा करंट कितना जाएगा। देखो हमें पता है कि at T equal to 0 इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन वायर की तरह बिहेव करता है। तो ये चला जाएगा यहाँ से, ये चला जाएगा यहाँ से, तो खाली क्या बचा, ये ओपन वायर हो गया तो इधर से नहीं जाएगा करंट, इधर से भी नहीं जाएगा। तो आपको क्या बचा, खाली यही रेजिस्टेंस बचा। क्या यही रेजिस्टेंस बचा, तो उसका क्या है 9 है, EMF आपका 18 है, तो V इज इक्वल टू IR लगा दो, I क्या हो जाएगा 18/9 हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। बस इतना ही बचेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर। खाली इतना ही कंसेप्ट था। लोग देखते हैं अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पर आपको आना चाहिए। Which of the following combination would be selective for a LCR circuit for communication? LCR circuit as a communication यूज करने के लिए उसका बैंडविड्थ अच्छा होना चाहिए। मतलब बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये होता है 1/r √1/L/C, ये होता है बैंडविड्थ का फॉर्मूला। फॉर क्वालिटी फैक्टर टू बी मस्ट, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होने के लिए आपका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और C कम होना चाहिए, L हाई होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो R सबसे कम किस में दिख रहा है मुझे, R सबसे कम दिख रहा है फर्स्ट वाले में ओके। उसमें फिर और क्या दिखेगा, L मैक्सिमम है, L मैक्सिमम में जो चाहिए, C भी मिनिमम है, बेस्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। तो आपको खाली क्वालिटी ये पता रहना चाहिए, कम्युनिकेशन बेटर होने के लिए ट्यूनिंग अच्छा होना चाहिए। ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी फैक्टर चेक करते हैं हम लोग। For an inductor of 20 millihenry, a capacitor 50 microfarad, a resistance इतना connected in series across this much, the power losses। देखो सेम क्वेश्चन वापस पूछ जाएगा ऐसा ही जैसा हम लोग ने अभी सॉल्व किया। क्या सेम वैल्यूज भी है क्या, 20 मिली हेनरी 100, अच्छा थोड़ा सा अलग कर दिया, तो इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। कैसे, पहले एक्सेल निकालो। एक्सेल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा दिया 340 इंटू एल कितना दिया 20 मिली हेनरी, इधर नीचे जाएगा 2 0 से
दो जीरो ये कैंसिल हो गया, 34 टू 68, 6.8 आ गया, एक्सएल आ गया। एक्सी कर लो, एक्सी क्या आ जाएगा, एक्सी इज 1/ωc, 1/340 इंटू सी कितना दिया 50 माइक्रोफैराड, 50 इधर रहेगा आपका माइक्रोफैराड, 10⁻6 इधर चलेगा, 20 से ये चलेगा 10⁻4। ओके 10⁻4 को हम लोग 100 इंटू 100 लिख दो, 34 इंटू 5 से करोगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 2000/34। इसको अगर सॉल्व करोगे तो अगर 35 में ले लूँ तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 400/7। अगर 400/7 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो इसको 7/400, 7 आपका 5 35, 5 बचा 0, 7 7 7 49, 1 बचा, अभी पॉइंट आके वापस 1 आएगा तो 57 आ गया इसका डायरेक्टली 57। तो हमारा एक्सएल माइनस एक्सी क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी वुड बी 57 माइनस 6.8। 57 माइनस 6.8 मतलब क्या हो जाएगा आपका 50, मैं ओरली करने देखूँ तो नहीं हो रहा है मुझसे, 6.8 इधर लिख दो तो ये हो जाएगा 6 10 हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 50.2 हो गया अपना एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी। अभी क्या करते हैं, अभी फटाक से जेड का फॉर्मूला डाल देते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, पूरा कंसेप्ट हमें पता है, ऐसे ही काम करना है, इसलिए पीवाई यूज करके जाओगे तो कंसेप्ट आपको पता रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन देगा फटाफट हाथ मशीन जैसा चलना चालू हो जाएगा। ओके और मेरा टाइम आधा टाइम तो इधर ही जा रहा है ये रफ करने में। ठीक है देखते हैं हमें क्या निकालना है, पावर लॉस। पावर लॉस क्या होता है, वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। वी आर एम एस क्या है इधर 10, वापस वैसे ही 100/2 आ जाएगा पूरा करके, फिर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हमें मिल गया, जेड स्क्वायर निकालना है, आर कितना दिया आपको 40, जेड स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जेड वुड बी आर स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी आपको मिल गया 50.2, इसको 50 ले लो स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर 1600, इसका हो जाएगा 2500, दोनों ऐड कर दोगे तो हो जाएगा, तो इधर आएगा 4100, तो 4100 आ गया जेड स्क्वायर। ओके 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 40/2 इंटू 41। अगर मैं 40 ये ले लूँ तो 0.5 के पास मुझे आ रहा है यहाँ पे, और वही आंसर करेक्ट है। अगर ये 40 हो जाएगा 1/2 0.5 आंसर करेक्ट। तो अभी देखो अभी आप अगर देखोगे अभी हमें 2 मिनट लगा, सिर्फ 2 मिनट लगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ करके रखा है। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए अभी थोड़ा टाइम वेस्ट कर लो तो चलेगा। अभी चाहे आप एक सम को 10 मिनट लो, 25 मिनट लो, 1 घंटा लो, पर वही सम अगर एग्जाम में आ गया, आपका लक अच्छा था, वही सम आ गया ना तो उसी कंसेप्ट पे आ गया तो हो गया ना फिर काम। Resistance R draws power P when connected across AC source. If the inductance is now replaced in series with a resistance, if an inductance is placed now with a series of resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the new power drawn would be. देखते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो हमें बोला है पहला केस इधर तक है जो कि बोल रहा है कि रेजिस्टेंस R पावर कितना ड्रॉ करेगा, हमें पता है रेजिस्टेंस R ये ड्रॉ करेगा, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, इंडक्टर प्लेस कर दिया सीरीज रेजिस्टेंस के साथ तो पावर इंपीडेंस हो गया Z। अभी क्या पावर कंज्यूम करेगा, हमें पता है LR सर्किट मतलब L और R आ गया आपका। LR सर्किट में हम लोग पावर कैसे निकालेंगे, LR सर्किट में हम लोग पावर लिखेंगे कैसे, तो LCR के अक्रॉस पावर क्या लिखते हैं हम लोग IRMS VRMS cos phi विच इज R/Z। अभी हमें खाली V के बारे में बात किया क्योंकि हमें पता है V तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इन लोग ने कुछ बोला नहीं तो V तो सेम ही है ना, करंट के बारे में पता नहीं तो हम लोग V के टर्म्स में लेके आ जाएंगे, VRMS का स्क्वायर हो जाएगा R/Z स्क्वायर, क्योंकि IRMS को चेंज कर दो, VRS में Z आएगा, Z स्क्वायर। ये भी हम लोग ने ये सम्स में भी वही तो फॉर्मूला यूज किया, अभी ऐसा मत बनो कि आपने देखा ही नहीं है। ओके तो 2Z स्क्वायर आ गया। अभी इसमें से V उठा के इसमें इधर डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है ना, PR इसको डाल दो इधर, तो PR R/Z स्क्वायर तो आ जाएगा PR/Z का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। खाली इसमें सिंपल रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा पावर लिखेंगे, आप इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी डालते हैं तो ऐसा पावर लिखेंगे, उसके R/Z का वैल्यू क्या आ जाएगा ये उठा के इधर डाल दो। अगर अनलेस एंड अनटिल दे हैव टोल्ड कि V स्क्वायर ऐसा चेंज हो रहा है तो हम लोग ये लगा सकते हैं। ओके अगर कुछ और बोल दे तो हो जाएगा अलग कुछ। थोड़े बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा आप मुझे माफ कर दो। A series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider the two situations when capacitor is air filled, when capacitor is mica filled. Air filled मतलब उसका capacitance C रहेगा, mica filled हो जाएगा K into C. Then current through the resistor I and the voltage across the capacitance will क्या होना चाहिए, VA फर्स्ट केस में बढ़ जाएगा, सेकेंड केस इक्वल रहेगा, I बढ़ जाएगा, VA कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, क्या होगा देखो, हम लोग क्या लिखते हैं, हमें करंट और वोल्टेज के बारे में बताना है तो हम लोग वोल्टेज क्या लिख देंगे इसके अक्रॉस, पहले लिख तो XC क्या होता है 1/ωc होता है क्या, 1/ωc होता है।
फिर Z क्या हो जाएगा आपका इम्पीडेंस फॉर RC सर्किट। RC सर्किट बोले तो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XC का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर, आपका XC क्या होता है 1/ओमेगा C का स्क्वायर। सॉल्व मत करो, हमें खाली कंपेयर करना है, वैल्यू नहीं लगाना है, कंपेयर करना है। ये हो गया Z। अगर ये Z है तो V इज इक्वल टू आई जेड होता है। I क्या हो जाएगा V/Z। पोटेंशियल तो हमारा सेम ही है ना दोनों केसेस में, खाली Z का डिफरेंस है, तो ये हो गया। अभी फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C है, सिर्फ C है, तो ये सब सेम रहेगा। सेकेंड केस का देखो क्या हो जाएगा। सेकेंड केस में अगर उसका K टाइम्स माइका शीट डाल दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो क्या ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, कैपेसिटेंस के साथ वाला ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा। ये ओवरऑल क्वांटिटी पूरा डिक्रीज हो गया, ये ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज हो गया, Z डिक्रीज हो गया। Z डिक्रीज हो गया तो आपका I इंक्रीज हो गया। क्या I इंक्रीज हो गया यहाँ पे, बट हमें I के बारे में बात ही नहीं करना है, क्योंकि I हम बता नहीं सकते जब तक हमें कुछ वैल्यूज नहीं पता है। I हम लोग बोल नहीं सकते, बट ये रिलेशन तो वैलिड है ना, V इज इक्वल टू आई जेड। तो यहाँ पे हमें पता चल गया Z डिक्रीज हो गया, Z डिक्रीज हो गया, तो Z डिक्रीज हो गया तो V भी डिक्रीज हो गया। क्या तो मतलब फर्स्ट वाले केस का V ज्यादा है फ्रॉम सेकंड वाला। I हम लोग इसको कमेंट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हमें V पता हो। हमें ये पता चल गया कि Z डिक्रीज होने पर I बढ़ेगा, पर V का क्या वैल्यू होगा उसके ऊपर हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते करंट के ऊपर, बट वोल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज इज अ मतलब आप सोर्स डिपेंडेंट है वोल्टेज। करंट तो चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बट वोल्टेज इज सोर्स डिपेंडेंट। तो हम उसको लेके कांस्टेंट, उसको एक रेफरेंस लेके हम लोग उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि वोल्टेज क्या हो जाएगा अक्रॉस द कप, ये इसके कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहाँ पे अगर Z डिक्रीज हो गया तो I डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी Z डिक्रीज हो गया तो V डिक्रीज हो गया, तो आपका मतलब जो फाइनल B वाला केस का वोल्टेज है वो कम हो गया, मतलब VA वाला ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगा उससे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है यहाँ पे। ओके, ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट इज अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ बल्ब ऑफ B and an AC source. brightness of the bulb decreases when, brightness कब डिक्रीज होगा, brightness जब डिक्रीज होगा जब भी आप L बढ़ाओगे, L बढ़ाओगे brightness डिक्रीज होगा। number of turns of the coil is reduced when the capacitance XL XC is XL equal to XC is same in the resistance, iron rod is inserted in the coil, frequency of AC source would be decreased। क्या करोगे तो आपका brightness डिक्रीज होगा। अभी मैंने बोला जब भी आप L डिक्रीज करना चाहोगे, L बढ़ाओगे तभी आपका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। L कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, कॉइल का टर्न्स रेड्यूस करोगे तो कॉइल का L तो कम हो जाएगा ना। अपना ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इज फ्लक्स इनटू I, N फ्लक्स I ऐसा होता है ना सेल्फ इंडक्टेंस, आपने EMI चैप्टर में पढ़ा रहेगा, N फ्लक्स I होता है। अगर आपको ये बढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए तो I कम हो गया ना, तो ये तो फर्स्ट केस होएगा नहीं। XC इक्वल टू XL अगर करो तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, XC इक्वल टू XL, मतलब XC इक्वल टू XL, बट ये XC कंडीशन कहाँ से आ गया यहाँ पे, मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहा है। अगर रेजोनेंस में लाए इसको, तो रेजोनेंस में अगर लेके आओगे तो रेजोनेंस में आपका Z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा R के इक्वल। Z वुड बी मैक्सिमम इज इक्वल टू R, तो करंट सबसे कम हो जाएगा, तो I कम हो गया तो आपका फ्लक्स वापस L कम हो जाएगा। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स वुड बी डिक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज करोगे क्योंकि XL इज इक्वल टू ओमेगा L आपको बढ़ाना है, मतलब XL ये रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स डिक्रीज कर दोगे तो भी काम नहीं बनने वाला आपका। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। इसका बेस्ट सूटेड आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अगर आयरन रॉड इंसर्ट करोगे तो L बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा तो आपका I घट जाएगा तो आपका ब्राइटनेस घट जाएगा। ये हो गया एक सिंपल फैक्टॉइड क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। एंड AC सोर्स अप्लाइड रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, R and inductance are both equal to 3 ohm. The phase difference between the applied voltage and the current in this. Okay, LR सर्किट है। LR सर्किट में क्या होता है बताओ, मैंने बोला था RC सर्किट में आप याद रखो, सॉरी कैपेसिटिव। LR सर्किट में क्या हो जाएगा, इसके जैसा काम करेगा, मतलब वोल्टेज आगे चले जाएगा थोड़ा बहुत कुछ ना। ओके, वोल्टेज आगे चले जाएगा तो हमें फेज डिफरेंस निकालना। तो tan फाई क्या होता है, ओमेगा L मतलब XL बाई R। ओमेगा कितना दिया है हमें, अच्छा पूरा XL का वैल्यू दे दिया पूरा उठा के 3 और 3, tan 3/3 हो गया 1, तो tan 45 हो जाएगा 45, tan थीटा हो जाएगा 45, तो π/4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टेंस 20 ओम्स एंड एट 50 इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इफ एन AC सोर्स दिस मच इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल वुड बी। करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, V/Z।
जेड निकाल देंगे हम लोग। जेड क्या दिया हमें 30 ओम्स और 20 ओम्स का पूरा रिएक्टेंस बना के दे दिया है। 900 बाय 400 ये हो जाएगा 1300। 1300 में 100 बाहर आ गया तो √13 मुझे कुछ दिख रहा है इसके जैसे ये आंसर, तो मैं देख लेगा ये होगा क्या। और आपको वोल्टेज कितना दिया 200 वोल्टेज पे अक्रॉस करना है। जेड आपका आ गया दिस, तो ये आ गया 20√3, यही आ गया क्या आंसर। 20√3 वुड बी द आंसर। अगर आपने ये टिक कर दिया बहुत खुशी से, -1 क्यों हुआ बताओ मुझे क्यों हुआ। देखो पूरे क्वेश्चन को पहले साफ करो, वापस पढ़ो इसको। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम्स, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम्स एट 50 फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज पे उसका रिएक्टेंस 20 है, बट हमने कनेक्ट किसे किया 200 वोल्ट और 100 ओम्स 100 हर्ट्ज से। उसका रेजिस्टेंस 20 है जब 50 हर्ट्ज था, तो इसका रेजिस्टेंस 100 पे क्या होगा 40 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, अगर देखें 2πf इंटू एल, तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है XL का वैल्यू। तो ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 20 का 40 हो जाएगा। तो 40 आपको रखना पड़ेगा ना कि 20। 40 का स्क्वायर करोगे तो 30 और 40 तो हमें टाइम टेबल में पता है ना, मतलब हमारे पाइथागोरस में पता है 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 50। 50 200 बाय 50 4, ये आ गया आपका आंसर, ना कि ये। समझा क्या हुआ, फंसाने के लिए दिया ये कि 50 हर्ट्ज में अगर 20 है तो 100 हर्ट्ज में क्या हो जाएगा 40। उस 40 को याद कर रख के हमें करना है। ओके, इन लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने नहीं दिया है कि एक्स ओमेगा ये दिया है, एल ये हेनरी दिया है, ये नहीं दिया, बट आपको थोड़ा लॉजिक बताने के लिए दिया है यहाँ पे। इफ अ गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर 300, V1 और V2 300 है, तो इससे मुझे क्या समझ रहे हैं, मुझे समझ रहा है कि VL इक्वल टू VC मतलब रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन है। एमीटर V3 का रीडिंग क्या होगा, जितना इसके अक्रॉस है उतना उसके अक्रॉस चिपका दो पूरा। और एमीटर वोल्ट मीटर V3 का तो आ गया, एमीटर क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, I क्या आ जाएगा, एमीटर 3 क्या बोलता है ये ना, करंट क्या हो जाएगा I V बाई Z। Z क्या है अभी R ही है, रेजोनेंस कंडीशन। V कितना है 220, Z कितना है अपना R कितना है 100, तो 2.2, तो 200 वोल्ट 2.2, ऑप्शन नंबर बी मैचेस। 26 का आ गया बी। तो मैंने बोला था दो चीजें याद रखनी, अगर XL इक्वल टू XC दे दिया या VL इक्वल टू VC दे दिया, दिस आर द केसेस ऑफ रेजोनेंस कंडीशन। मतलब इनडायरेक्ट बोलने का इनडायरेक्ट मेथड है ये, VL एंड V2 रीड द सेम, फिर या तो XL एंड XC आर सेम इक्वल टू 5 ओम, ऐसा दे दिया तो आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए कि रेजोनेंस कंडीशन है भाई, ट्रिक लगेगा इधर।